एशियाई चीता। एक समय था जब यह जीव भारत के जंगलों में घूमता रहता था। ये किसी भी शाही काफिले का एक खास जीव हुआ करता था। राजा और शहंशाह इसे इसके छिपकर शिकार करने, इसकी रफ्तार और महारतों की वजह से बहुत पसंद करते थे। लेकिन इसकी लोकप्रियता बढ़ते जाने से इसका यश कम होता गया। इसके अंधाधुंध शिकार की वजह से इसका जिंदा बचा रहना ही मुश्किल हो गया और भारत में आखिरी चीता 20वीं सदी के मध्य में ही देखा गया था। बदकिस्मती से ऐसा सिर्फ चीते के साथ ही नहीं हुआ है। आधुनिक दौर में इंसानी गतिविधियों की वजह से हमारे साथ इस पृथ्वी पर रहने वाली लगभग 90 लाख जीव प्रजातियां भी कम होती जा रही हैं। भला टेक्नोलॉजी इन जीव प्रजातियों को खतरे से बचाने और इन्हें तेज गति से तबाह होने से संरक्षित करने में किस तरह मदद कर सकती है? यही है आज का विज्ञान का प्रश्न। हमारी जानकारी में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन पनप रहा है, जहां पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और अन्य कोशीय जीवों की सबसे अधिक विविधता मौजूद है। लेकिन जहां प्रकृति ने हर किसी के लिए पर्याप्त जगह और संसाधन मुहैया कराए हैं, वहीं इंसानों ने अपने हिस्से से कहीं ज्यादा संसाधन लूट लिए हैं। तेज गति से होने वाला औद्योगिकरण और जनसंख्या में जबरदस्त इजाफा ऐसे कुछ कारणों में शामिल हैं। इस कारण बहुत सी जीव प्रजातियां इस दौड़ में हार गई हैं। भारत में एशियाई चीता कुछ ही दशकों में गायब हो गया है, जिसे विकसित होने में हजारों साल लगे थे। और भी बहुत से जीवों का बचा रह पाना तय नहीं है। तो आखिर स्थिति कितनी खराब है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के मुताबिक भारत में पेड़ पौधों और जीवों की ऐसी 132 प्रजातियां हैं जो गंभीर खतरे वाली सूची में हैं। इस सूची में और भी कई प्रजातियों को बेहद खतरे से घिरी, खतरा झेल रही या खतरे के किनारे पर बताया गया है। इनमें भारत के कुछ प्राकृतिक खजाने मौजूद हैं, जैसे कि बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और एशियाई सिंह जैसे बड़ी बिल्लियां, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और साइबेरियन क्रेन जैसे पक्षी, गंगा नदी की डॉल्फिन जैसे जलीय जीव और कुछ अन्य महत्वपूर्ण और मशहूर जीव जैसे कि भारतीय गैंडा और लायन टेल्ड मकॉक। अगर ये प्रजातियां खत्म हो गईं तो क्या होगा? साफ सी बात है कि प्रकृति का बेहद नाजुक संतुलन गड़बड़ा जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे ताश के पत्तों का कोई घर अगर अपनी नींव खो दे तो टूट कर बिखर जाता है, और अगर पृथ्वी की जैव विविधता को बचाया नहीं जाता है तो सबसे अधिक नुकसान मानव जाति को ही होगा। इसीलिए पूरे भारत के संरक्षणविद इन प्रजातियों को बचाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। इस प्रयास में वे अपनी ओर से पूरी मदद कर रहे हैं। वे खतरे से घिरी इन प्रजातियों की आज भी मौजूद आबादियों का अध्ययन करने के लिए इनके प्राकृतिक पर्यावासों में गहराई तक जा रहे हैं। ये खतरे से घिरे जीवों की पर्यावरण प्रणालियों को बचाने के लिए अभियान चला रहे हैं। ये घटती हुई आबादियों को बढ़ाने के लिए प्रजनन कार्यक्रम डिजाइन कर रहे हैं और ये वन्य जीवों से जुड़े अपराधों से सीधी टक्कर ले रहे हैं। भारतीय बाघ को बचाने से जुड़ी कोशिशों जैसे कई समर्पित अभियानों के कारण बहुत से संरक्षणवादी नेता, कानून बनाने वाले, यहाँ तक कि आम लोग भी एकजुट हो रहे हैं ताकि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए खतरे से घिरी इन आबादियों को बचाया जा सके। लेकिन अगर हमें समय के खिलाफ इस दौड़ में जीतना है तो हमें एक और ताकतवर साथी की मदद लेनी होगी। ये है जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी। हाल के बरसों में बायोटेक्नोलॉजी हम इंसानों के लिए एक बेहद खास विषय बन गई है। इसके जरिए वैज्ञानिक बायोलॉजिकल सामग्री को अपने हिसाब से बदल पाए हैं और ये काम इन्होंने इंसान की जरूरतों को पूरा करने के लिए कोशिकीय यानी सेल्युलर और आणविक यानी मॉलिक्यूलर स्तर पर किया है। असल में जैव प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन और स्वास्थ्य की देखरेख की गुणवत्ता में काफी सुधार किया है। इसने कृषि और आहार उत्पादन में क्रांति ला दी है।
लेकिन ये हमारी साथी प्रजातियों की मदद के लिए क्या कुछ कर सकती है? ये प्रयोगशाला और जंगल के बीच की दूरी को कैसे कम कर रही है? भारत के वनों के अंदर शोधकर्ता खतरे से घिरी प्रजातियों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वे जीव जंतुओं का पीछा नहीं कर रहे हैं। वो तो उस चीज को ढूंढ रहे हैं जो ये जीव जंतु अपने पीछे छोड़ देते हैं, यानी मल अथवा गोबर। बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हुई तरक्कियों के बल पर गोबर या मल के सैंपल इस सिलसिले में हमें मूल्यवान जानकारियां उपलब्ध कराएंगे कि इन प्रजातियों को कैसे बचाया जाए। मल और गोबर के नमूनों को लेबोरेटरी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज या लाकोन्स जैसी शोध प्रयोगशालाओं में ले जाया जाएगा। ये सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी CCMB का एक सहायक केंद्र है जो हैदराबाद में स्थित है। यहाँ ये नमूने वन्य जीवन से जुड़े कार्यकर्ताओं की चरम चिंता का हल निकालने में वैज्ञानिकों की मदद करेंगे। लेकिन खतरे से घिरे किसी जीव को परेशान किए बिना उसका अध्ययन कैसे किया जा सकता है? यही किसी जीव के मल में पाए जाने वाला DNA मददगार साबित होता है। DNA या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एक कमाल का अणु है जो सभी जीवों की कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। एक डबल हीलिक्स लैडर में 4 रंग्स होते हैं जिनके नाम हैं A, T, G और C। DNA में किसी भी जीव से जुड़ी तमाम सूचनाएं होती हैं, चाहे ये पौधा हो, कोई जानवर या इंसान। ये एक ऐसा अणु है जो हमें हमारे वंश वृक्ष से जोड़ता है। यही चीज हमें उनसे अलग भी बनाती है। ये सैंपल ढेर सी महत्वपूर्ण सूचनाओं का खुलासा कर सकता है। उदाहरण के लिए आइए हम इन 4 लोगों के DNA की तुलना करें। DNA में मौजूद समानताएं हमें बताती हैं कि A और B आपस में करीब से जुड़े हैं, जबकि C का इन दोनों से कोई संबंध नहीं है। लेकिन D के DNA के विश्लेषण से C के साथ उसकी थोड़ी समानता का खुलासा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हालांकि C और D एक दूसरे के करीब नहीं रहते, फिर भी आनुवांशिक रूप से वो आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? हम इससे कई सिद्धांत बना सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा संभावना इस बात की है कि इतिहास के किसी दौर में C से समुदाय के कुछ सदस्य दक्षिण की ओर प्रवास कर गए और वहां रहने लगे जहां आज D रहता है। DNA विश्लेषण ने हमें वो दिखाया जो अन्यथा हमें नजर न आता, यानी C और D का वंश एक ही है। DNA के इस तरह के अध्ययन पॉपुलेशन जेनेटिक्स के क्षेत्र में आते हैं। ये हमें न केवल किसी आबादी के इतिहास के बारे में बल्कि इसके भविष्य के बारे में भी मूल्यवान सूचनाएं दे सकते हैं। लेकिन कैसे? किसी आबादी में लोगों को ब्लॉक्स में रखकर हम ये बता सकते हैं कि अगली पीढ़ी कितनी बड़ी होगी। अगर इस समूह से एक पिरामिड बनता है जहां आधार उसके शिखर से ज्यादा बड़ा होता है, तो ऐसे में इस प्रजाति के जिंदा बचे रहने की संभावना काफी मजबूत होती है। DNA का इस्तेमाल करके पॉपुलेशन जेनेटिसिस्ट्स को लिंग अनुपात, भौगोलिक अवस्थितियों और न केवल इंसानों बल्कि जीव जंतुओं के अनूठे व्यवहारों की सूचना भी मिल सकती है। लाकोन्स में बायोटेक्नोलॉजी पॉपुलेशन जेनेटिसिस्ट्स की काफी मदद कर रही है। वे बाघ के मल के मिलने वाले DNA की फिंगरप्रिंटिंग करके ऐसा कर रहे हैं। हमने ये काम 4 साल पहले शुरू किया था और इसका मकसद था बाघों की आबादी का अनुमान लगाना और देश के विभिन्न भागों में बाघों की आनुवांशिक विविधता को समझना। इस टेक्नोलॉजी की खास बात यह है कि हमें किसी बाघ तक पहुंचना नहीं होता, हमें उस जीव का पीछा नहीं करना होता। तो बिना ये जाने कि ये जीव किस खास वन में मौजूद है या नहीं, हम केवल इसके मल के सैंपल के जरिए किसी खास जीव की पहचान कर सकते हैं। हम ये पहचान कर सकते हैं कि इसके पूर्वजों की आबादी कौन सी थी और ये कहां से आया है। टीम भारत में मध्य, उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भाग में बाघों की अधिकता वाले विभिन्न स्थानों का सफर करती है। वो जिस भी बाघ का पीछा करती है उसके मल के नमूनों को इकट्ठा करती है।
फिर इन नमूनों को प्रयोगशाला में लाकर उनका विश्लेषण किया जाता है। हर बाघ का अनूठा डीएनए फिंगरप्रिंट हासिल किया जाता है और इसे अन्य डीएनए फिंगरप्रिंट्स के डेटाबेस में शामिल कर लिया जाता है। और ऐसा सिर्फ बाघों के साथ ही नहीं किया जाता, खतरे से घिरी अन्य प्रजातियों के मामले में भी ऐसा किया जा सकता है और किया जाता रहा है। लेकिन इन आंकड़ों का इस्तेमाल आखिर करता कौन है? पता ये चला है कि वन्य साम्राज्य के साथ जो अपराध जुड़े हैं, ये उनसे जूझने के बेहतरीन हथियारों में से एक है। ये भारत की पहली और एकमात्र ऐसी फॉरेंसिक लैब है जो वन्य जीवों से जुड़े अपराधों के प्रति ही समर्पित है। चाहे गैर कानूनी शिकार हो या वन्य जीवों के अवशेषों की तस्करी, तमाम सबूतों को डीएनए विश्लेषण के लिए यहाँ भेज दिया जाता है। हमने शुरुआत 2000 में की थी और आज तक हम वन्य जीवन से जुड़े 650 से ज्यादा आपराधिक मामलों को सुलझा चुके हैं। हमें वन अधिकारियों, पुलिस विभाग, यहाँ तक कि अदालतों से भी पूरे देश के सैंपल मिलते रहते हैं। कई बार जज किसी सर्टिफिकेट के मामले में हमसे मदद मांगते हैं। आइडिया ये है कि आपराधिक सबूत का मिलान इस इंस्टीट्यूट द्वारा बनाए गए डीएनए डेटाबेस के साथ किया जाए। इसके लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी अन्य क्राइम लैब में किया जाता है। किसी सैंपल को ब्रेक डाउन करके, केमिकल का इस्तेमाल करके और जबरदस्त सेंट्रीफ्यूजिंग की मदद से डीएनए को निकाल लिया जाता है। इसके बाद विशेष रसायनों के प्रयोग से डीएनए को और छोटे छोटे हिस्सों में काटा जाता है। ये छोटे छोटे हिस्से फिर पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नामक प्रक्रिया का सामना करते हैं। पीसीआर उसमें मौजूद डीएनए की मात्रा को लाखों गुना बढ़ा देता है ताकि इन सैंपल्स का अध्ययन और आसानी से किया जा सके। पीसीआर के बाद इस सॉल्यूशन को एक कलर डाई दी जाती है और इसे एगरोस जेल में इंजेक्ट किया जाता है। अब इस जेल में विद्युत प्रवाहित की जाती है। इस प्रक्रिया से डीएनए की भारी हिस्से प्लेट के एक छोर की तरफ चले जाते हैं, जबकि हल्के वाले हिस्से दूसरे छोर में इकट्ठे हो जाते हैं। अब इस प्लेट को एक डीएनए एनालाइजर मशीन में डाला जाता है, जहां किसी जीव के पूरे फिंगरप्रिंट को देखा जा सकता है। अब वैज्ञानिक इस डीएनए सीक्वेंस की तुलना अपने डेटाबेस में मौजूद अन्य जीवों के डीएनए फिंगरप्रिंट्स के साथ कर सकते हैं। ये है जिसे हमने जनरेट किया है। इसका हर शिखर डीएनए के हर बेस को दर्शाता है। आप एटीजीसी देख सकते हैं। सीक्वेंसिंग के जरिए हमने जिस रॉ सीक्वेंस को जनरेट किया है, उसकी तुलना अब उपलब्ध सार्वजनिक डेटाबेस और इन हाउस डेटाबेस से की जाती है, जिसे हमने सीसीएमबी में जनरेट किया है। तो हम करते ये हैं कि हम इस सीक्वेंस की नकल करके इसे इस साइट में डाल देते हैं। इस साइट का नाम है ब्लास्ट सॉफ्टवेयर बेस्ड साइट। नतीजे इस तरह ही हासिल होते हैं। हमने जिस अनजान सैंपल की सीक्वेंसिंग की और एम्पलीफाई किया, अब वो बाघ के साथ 100% अनुरूपता दिखा रहा है, जो अधिकतम है। हम 1500 सीक्वेंस से ज्यादा टारगेट कर सकते हैं, जो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। तो तकनीकी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि हम भारतीय अवस्थाओं में 400 से ज्यादा प्रजातियों की पहचान कर सकते हैं। जिस तरह के डेटाबेस लकोन्स में बनाए गए हैं, उनमें ढेर सी सूचनाएं मौजूद हैं। उनसे हमें खतरे से घिरी जीव आबादियों का पता चल सकता है। इन आंकड़ों से ये अंदाजा हो सकता है कि लिंग के हिसाब से इनका अनुपात कहीं एक तरफा तो नहीं। इनसे ये भी पता चल सकता है कि जीव जंतु किस तरह एक से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं। हमने रणथंभौर में एक अध्ययन किया था, जहां आबादी बहुत सघन है। यहाँ से पास के वनों तक जाने के लिए बहुत अच्छे रास्ते नहीं हैं। लेकिन हमें मध्य प्रदेश के कुनौपलपुर और पास के दूसरे जंगल माधव में रणथंभौर के जीवों की मौजूदगी का सबूत मिला, और वो भी बाघों को आमने सामने देखे बिना। हाल के अध्ययनों से ये भी पता चला है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व के बाघों पर नुकसान पहुंचने वाली इंसानी गतिविधियों का क्या प्रभाव हुआ है। सरिस्का के बाघों में हमें बहुत ज्यादा तनाव होने का पता चला। इसकी वजह सिर्फ इंसान थे। हमने बाघों के मल के नमूने इस्तेमाल करके ये जाना कि भारत के अन्य बाघों की तुलना में यहाँ जीवों में तनाव का स्तर लगभग 3 गुना ज्यादा था। इस तरह के अध्ययनों से भारत में जीव जंतुओं की आबादी से जुड़ी स्याह असलियतों का खुलासा हो सकता है।
लेकिन इनसे इन जीवों को बचाने के सिलसिले में भी मदद मिल रही है। सरिस्का से मिली जानकारियों के परिणाम स्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने इस क्षेत्र में पर्यटन संबंधी गतिविधियों को नियंत्रित करने का आदेश दिया। जीव जंतुओं की आबादी से जुड़े ऐसे ही और अध्ययन किए जा रहे हैं ताकि खतरे से घिरी अन्य प्रजातियों के विलोपन विन्यासों का पता चले, जैसे कि लायन टेल्ड मकाक। इसे दुनिया के सबसे ज्यादा खतरे से घिरे 20 बंदरों में से एक बताया गया है, इसलिए इसे भारत में और अन्य जगहों पर बहुत ज्यादा सुरक्षा चाहिए। हम इसके विलोपन की प्रक्रिया पर नजर डाल रहे हैं और वो भी इन्हें परेशान न करने वाले तरीके अपनाकर। हम आबादी के विवरणों का अध्ययन कर रहे हैं ताकि वन प्रबंधन अलग अलग आबादियों के सिलसिले में ठीक से योजनाएं बना सके। डीएनए आधारित आबादियों से संरक्षणवादी को एक बेहतर भविष्य की योजना बनाने में मदद मिल सकती है। लेकिन क्या वर्तमान समय में बायोटेक्नोलॉजिस्ट कुछ कर सकते हैं? जवाब है हाँ, वो इन जीवों की उर्वरता को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाकर ऐसा कर सकते हैं। लाकोन्स की इस प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों ने एक ऐसा हार्मोन मॉलिक्यूल ढूंढा है जो सब जीवों में समान होता है और इससे उस जीव की शारीरिक जांच किए बिना पता चल जाता है कि वो गर्भ से है या नहीं। मल के सैंपल के सिलसिले में इन हार्मोन मॉलिक्यूल से उस जीव में गर्भ से जुड़ी बाहरी शारीरिक लक्षणों के नजर आने से पहले ही उसके मां बनने की पुष्टि हो जाती है। ज्यादातर बड़ी बिल्लियों और खुर वाले जीवों में गर्भकाल के लक्षण नजर नहीं आते, तो इससे हमें सिर्फ 20 दिन के गर्भ का पता लगाने में मदद मिल जाती है। मल के नमूनों को लैब में एलिसा नाम के एक टेस्ट के लिए प्रोसेस किया जाता है, लेकिन एलिसा जीव जंतुओं के बजाय इंसानों के मामले में ज्यादा आम टेस्ट है। ये बीमारी पैदा करने वाले उन पैथोजेंस का पता लगाने के सिलसिले में बेहद संवेदनशील टेस्ट है, जिनसे एड्स, टीबी और इकोलाई जैसे रोग होते हैं। ये टेस्ट तो फूड प्रोडक्ट्स में एलर्जी फैलाने वाले जीवों का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। अब वैज्ञानिक लाकोन्स में इसका इस्तेमाल ये जानने के लिए कर रहे हैं कि क्या कोई जीव गर्भ काल या मध काल से गुजर रहा है। एलिसा टेस्ट एक सरल एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन पर निर्भर करता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? सबसे पहले डिटेक्शन मॉलिक्यूल को एक वेल की तली में कोट किया जाता है। उसके बाद इसमें उस जीव का सैंपल डाला जाता है। अगर फर्टिलिटी हार्मोन मौजूद हुआ तो ये वेल में मौजूद डिटेक्शन मॉलिक्यूल्स के साथ चिपक जाएगा। अब वेल को अन्य मॉलिक्यूल्स को निकालने के लिए धोया जाता है। बचे रहते हैं तो सिर्फ वो मॉलिक्यूल्स जो आपस में जुड़े रहते हैं। अब इसमें दूसरा सॉल्यूशन डाला जाता है। इसमें एक विशेष एंजाइम से जुड़ी एंटीबॉडीज होती हैं, जो सिर्फ फर्टिलिटी हार्मोन से ही जुड़ती हैं। वेल को अब आखिरी बार धोया जाता है और उसमें एक विशेष सॉल्यूशन मिलाया जाता है। ये विशेष सॉल्यूशन एंजाइम के साथ प्रतिक्रिया करता है, जिससे उसका रंग बदल जाता है। रंग में आया ये बदलाव साबित करता है कि ये सैंपल किसी गर्भ वाले जीव से ताल्लुक रखता है। ऐसा पहली बार हुआ है कि हमने इसकी पहचान करके इसे हाई इम्पैक्ट जर्नल्स में छापा है और मवेशी उद्योग पर इसका काफी प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए टीमें इस्तेमाल में आसान ऐसी डिटेक्शन स्ट्रिप्स बना रही हैं, जिनके जरिए बिना किसी बड़ी लैब की मदद लिए फौरन एलिसा टेस्ट किया जा सकता है। किसान इन स्ट्रिप्स को अपने जानवरों के गर्भकाल का अंदेशा लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और उनकी देखभाल के लिए उपाय कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ किसी किसान के लिए ही मददगार नहीं है, ये संरक्षण के सिलसिले में भी एक दमदार जरिया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि खतरे से घिरे जीवों के गर्भकाल का पता अगर जल्दी चल पाएगा तो उनकी बेहतर देखरेख हो सकेगी, और बेहतर देखरेख का मतलब है बच्चों का सफलतापूर्वक पैदा होना, और बच्चों के कामयाब जन्म से किसी प्रजाति के जिंदा बच पाने की गुंजाइश बेहतर होती है। लेकिन कभी कभी सबसे ज्यादा खतरे से घिरी प्रजातियों के मामले में जबरदस्त देखरेख के बावजूद उनका प्रजनन बेहतर नहीं हो पाता। तो फिर ऐसे में बायोटेक्नोलॉजिस्ट्स क्या कर सकते हैं? लाकोन्स बड़ी बिल्लियों के लिए व्यापक कृत्रिम प्रजनन कार्यक्रम चला रही है। तेंदुओं का इस्तेमाल करके प्रजनन की असिस्टेड टेक्निक्स पर शोध किया जा रहा है। अगर ये तकनीकें कामयाब रहीं, तो फिर इनका इस्तेमाल बाघों और शेरों जैसे खतरे से घिरी बिल्ली परिवार की अन्य जीव प्रजातियों पर भी किया जाएगा।
यहाँ तेंदुओं से मेल स्पर्म सेल्स और अनफर्टिलाइज्ड फीमेल एग्स यानी oocytes निकाले जाते हैं। लैब में जब इन्हें कृत्रिम रूप से मिलाया जाता है तो इनसे एक फर्टिलाइज्ड एग बनता है। फिर इस फर्टिलाइज्ड एग को एक मादा तेंदुए में इम्प्लांट किया जाता है और उसके अंदर गर्भ पनपने लगता है। बायोटेक्नोलॉजी के जरिए प्रकृति की थोड़ी सी मदद करके वैज्ञानिक उम्मीद कर रहे हैं कि उनके प्रयोगों से खतरे से घिरी दूसरी प्रजातियों की भी मदद हो सकती है, जैसे कि भारतीय गिद्ध जो फिलहाल जिंदा रहने के सिलसिले में गंभीर संकट झेल रहे हैं। 1980 के दशक में इनकी तादाद लाखों हुआ करती थी, लेकिन रासायनिक प्रदूषण की वजह से इसकी संख्या अब घटकर सिर्फ कुछ 1000 रह गई है। अब लकोन्स में वैज्ञानिक गिद्धों को जिंदा रखने के लिए इनके असिस्टेड रिप्रोडक्शन पर खास ध्यान लगा रहे हैं। ऐसी तकनीकें विलोपन के कागार तक पहुंच चुकी प्रजातियों के लिए उम्मीद की किरण है, लेकिन जो प्रजातियां पहले ही विलुप्त हो चुकी हैं, उनका क्या किया जाए? यहीं पर बायोटेक्नोलॉजी अपनी सबसे उन्नत तकनीक यानी क्लोनिंग के विज्ञान के साथ मदद करती है। क्लोनिंग सेक्स के जरिए होने वाले प्रजनन से एकदम अलग है। इसमें 2 अलग अलग माता पिता के आनुवांशिक मिश्रण से एक नए जीव की रचना होती है। इसमें नया जीव सिर्फ अपनी माँ या पिता की हूबहू नकल होता है। क्लोनिंग अब डॉली नामक भेड़ के मशहूर मामले से बहुत आगे आ चुकी है। डॉली दुनिया का पहला क्लोन्ड मैमल थी। 1996 में उसे बनाने वाले इयन विल्मट और कीथ कैंपबेल उसे दुनिया के सामने लाए थे। उसे एक लैब में न्यूक्लियर ट्रांसफर की तकनीक इस्तेमाल करके क्लोन किया गया था। इस तकनीक में एक अनफर्टिलाइज्ड एग सेल या oocyte को किसी मादा से निकाला जाता है और उसके न्यूक्लियस को हटा दिया जाता है। फिर किसी अन्य जीव के डीएनए मटेरियल को इसमें इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब इस नए और फ्यूज्ड सेल को एक भ्रूण के तौर पर पनपने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद इसे किसी सरोगेट जीव के गर्भ में इम्प्लांट कर दिया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप जन्म लेता है एक ऐसा जीव या क्लोन जो अपने उस माता या पिता जैसा होता है जिसने अपना डीएनए दिया था। डॉली को जीवित जीवों की मदद से क्लोन किया गया था, लेकिन अब ये टेक्नोलॉजी और भी आगे जा रही है। भविष्य में विलुप्त हो चुके किसी जीव का क्लोन बनाना और फिर उसे किसी जिंदा जीव के अंदर विकसित कर पाना संभव हो सकता है। और ये वास्तविकता शायद साइंस फिक्शन की नकल करने लगे और एक दिन शायद हमें गुम हो चुकी किसी प्रजाति का फिर से पैदा हुआ जीव मिल जाए। विलोपन के बाद भी किसी जीव की रचना कर पाना और बायोटेक्नोलॉजी के जरिए प्रकृति को संरक्षित रखना, ये हैरतअंगेज तकनीकें सही हाथों में पड़ जाएं तो पृथ्वी के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के लिए एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत कर सकती है। ऐसे में हमारा भविष्य कैसा नजर आएगा? क्या आज जो प्रजातियां खतरे में हैं, उनकी संख्या भविष्य में बढ़ पाएगी? हमें जो प्रजातियां हमेशा के लिए गुम हो गई लगती हैं, क्या वो फिर से बहाल हो पाएंगी? क्या चीता एक बार फिर भारत के जंगलों में चहलकदमी कर पाएगा? इस सवाल का जवाब तो केवल समय और टेक्नोलॉजी ही देंगे।